अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपके पास सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से चैप्टर 13 फिज़िक्स पार्ट 2 में। मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स से पहले एक और टर्म लास्ट टॉपिक में डिस्कस की थी, वो थी मैग्नेटिक इंडक्शन बी। तो हम थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन बी हमारे पास बेसिकली है क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन बी आपको स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। ये आपको ये बात बताती है कि किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसी मैग्नेटिक इंडक्शन बी का डॉट प्रोडक्ट ले लो वेक्टर एरिया एलिमेंट डेल ए से, तो आपके पास एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। वेक्टर एरिया एलिमेंट डेल ए बेसिकली आपके पास वो एरिया एलिमेंट होता है या वो एरिया होता है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हों। उस एरिया का अगर आप मैग्नेटिक इंडक्शन से डॉट प्रोडक्ट लो तो आपके पास एक टर्म आती है जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है सिंबल फाई से। ये इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कुछ यूँ है, बी डॉट डेल है, और जब भी आप डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो बी डेल ए कॉस थीटा, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा फ्लक्स का। अगर ये जो एक और आगे बात है, आपको बेसिकली ये तो आपके पास इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अगर आप इजी वर्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करना चाहो तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली आपके पास आपको ये बताता है कि किसी भी एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हों, वो उस एरिया में से गुजरने वाला फ्लक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सरफेस एरिया कंसीडर करूं, ये मेरे पास एक सरफेस एरिया, उसमें से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो मौजूद मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 2 होगा। इसी तरह अगर इसमें से 3 पास हो रही हो तो वो 3 होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली आपको ये बात बताता है कि किसी भी सरफेस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो भी यही था कि किसी सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की भी सेम कंसेप्ट है कि किसी सरफेस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं परपेंडिकुलरली, वो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। दूसरा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया एलिमेंट डेल ए इज़ नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। ये जो भी आप एलिमेंट एरिया या आप वो जो एरिया का पोर्शन कंसीडर करते हो जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती हैं, जिसे हम देख रहे होते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपको पता है 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान में लिया जाता है। मैग्नेटिक इंडक्शन की तो चलो कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो सरफेस एरिया की भी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए क्योंकि 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान में ही डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। तो ये जो आपके पास सरफेस एरिया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो बेसिकली ये हमेशा नॉर्मल होती है सरफेस एरिया से। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक बॉक्स कंसीडर करूं, इसके मल्टीपल सरफेस एरियाज़ हैं, एक ये है, एक ये, जितने इसके फेसेस हैं वो सारे इसके सरफेस एरिया से। अगर आप उसमें से नॉर्मल ड्रॉ करो जो परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री का एंगल बनाए उस सरफेस एरिया में से, तो ये जो आपके पास बनाया गया नॉर्मल है, ये आपके पास उसी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होती है। ये आपको बताता है कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है। तो अगर आप सरफेस एरिया में से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो तो बेसिकली वेक्टर एरिया की वही डायरेक्शन होती है। ये आपके पास इसके अंदर दूसरा मेन या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस को अगर देखें तो जो आपके पास ये एलिमेंट एरिया का कंसेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि आप सिर्फ उतना पोर्शन एरिया का कंसीडर करते हो जिसमें से फील्ड लाइन पास कर रही होती हैं। तो आपके पास जो एक सरफेस एरिया है वो मल्टीपल एलिमेंट एरिया से मिलके बनता है। अगर आप समीशन ले लो एक एलिमेंट एरिया की ओवर द होल सरफेस, तो आपको एक पूरी सरफेस में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि आप ओवर द होल सरफेस समीशन लो एरिया की। अब मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कांस्टेंट है, आप उसने साइड पे कर दो। तो समीशन हमने ओवर द सरफेस एरिया लेना है या एलिमेंट एरिया लेना है। डेल ए आपके पास एलिमेंट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप इस पर समीशन लेते हो उसका मतलब यह है कि आपने सारे सरफेस एलिमेंट एरियाज़ का सम ले लिया है। तो आपके पास तब उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ फार्मूला ऐसा बनता है बी ए कॉस थीटा, और ये आपको देता है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस एरिया। सिर्फ एक एलिमेंट एरिया नहीं हम कंसीडर करते जिसमें से फील्ड लाइन पास कर रही हैं, बल्कि जब आप पूरे सरफेस एरिया को जब कंसीडर करोगे तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे बी ए कॉस थीटा। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स के भी कुछ केसेस हैं जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट चैप्टर में भी हमने 3 केसेस देखे थे, मैक्सिमम के, मिनिमम के और
एट एन एंगल के। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का भी सेम केस है। हमने इसमें 3 केसेस देखने हैं कि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा और एट एन एंगल पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी। फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम व्हेन सरफेस एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड बिकॉज इन दिस केस नॉर्मल टू द सरफेस विल बी पैरेलल टू बी। अगर आप किसी सरफेस एरिया को, जैसे हमारे केस में ये जो आपके पास येलो सा एक बोर्ड है, अगर आप इसको परपेंडिकुलर रखो फील्ड लाइंस के, ये देखो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपने उसके परपेंडिकुलर इसको खड़ा किया है, तो उस केस में आपके पास जो वेक्टर एरिया है इसका, या एरिया की जो डायरेक्शन है इस सरफेस की, वो पैरेलल आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी के। अगर हम ये देखें, जैसे अभी आपके पास सरफेस एरिया है, तो हमने इसका एरिया की डायरेक्शन हमेशा हम ऐसे क्या इस तरह से बनाते हैं कि हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री के एंगल पे होता है। अब आपके पास एरिया की ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी यही डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी तरफ जा रही हैं और आपके पास सरफेस एरिया भी इसी तरफ जा रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन इसी तरफ है। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो बनने वाला एंगल है वो 0 है, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में पैरेलल हैं। तो cos 0 जब आप पुट करते हो तो cos 0 आपको 1 देता है, ये cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर आप cos 0 पुट करो तो आपके पास 1 आता है, तो ये आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स का की वैल्यू आएगी। ये आपके पास मैक्सिमम का केस है जब भी आप सरफेस एरिया को परपेंडिकुलरली खड़ा करते हो टू द फील्ड लाइंस। उसके बाद है मिनिमम का केस। मिनिमम आपके पास तब होता है जब आप सरफेस एरिया को पैरेलल रखते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। पैरेलल रखने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये बी मल्टीपल, और आप अपने सरफेस एरिया को उनके पैरेलल रखो, मतलब उसी तरह जिस तरह से फील्ड लाइन पास हो रही हैं, तो इस केस में जो आपके पास ये सरफेस होगी इसका वेक्टर एरिया नॉर्मल, क्योंकि हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो कुछ इस तरह ड्रॉ होगा। तो आपके पास सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, और 90 cos 90 आपके पास cos की मिनिमम वैल्यू है, या cos 90 आपके पास 0 होता है। जब 0 से साइड टर्म मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस सरफेस एरिया में से पास हो रहा है वो 0 होगा। और फिजिकली भी देखो तो जितनी फील्ड लाइंस हैं वो उसके ऊपर से ही पास कर जाएंगी, सरफेस एरिया में से तो कोई फील्ड लाइन नहीं गुजरी। तो इस केस में आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम होगा या 0 होगा। फिर हमारे पास एक ऐसा केस है, अगर आप किसी सरफेस एरिया को 90 डिग्री पे रखो तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो ना ये मिनिमम होता है या ना ये मैक्सिमम होता है, आपको तब इसमें इन दोनों कंडीशंस के बीच की वैल्यू मिलेगी। अब अगर आप एक सरफेस एरिया लो जो इंक्लाइन है जैसे ये, तो इसका नॉर्मल या इसका परपेंडिकुलर कुछ इस तरह ड्रा होगा, और अगर आपके पास फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही हैं तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान में कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो आपके पास फ्लक्स की क्या वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगा इस एंगल में। If the surface area is held at an angle to magnetic field lines, magnitude of magnetic flux will depend on the angle theta। और ये आपके पास फार्मूला है, जितना भी आपका एंगल है, वैसे मैं सपोज कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं सपोज करती हूँ मेरा एंगल 30 डिग्री है, तो आप cos 30 पुट करो, उसके साथ सॉल्व करो और अपनी फ्लक्स की वैल्यू निकालो, जो ना मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी, बल्कि बीच में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी डिपेंडिंग ऑन द गिवन एंगल। तो ये हमारे पास थे 3 केसेस मैग्नेटिक फ्लक्स के। इसके बाद हम यूनिट देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास मैयर होता है, इसका ऐसा यूनिट है वेबर, और 1 वेबर हमारे पास 1 न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के इक्वल होता है। तो बेसिकली अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स मैयर करना है तो इसका मैग्नीट्यूड मैयर होता है, जो इसका ऐसा यूनिट है उसे हम वेबर कहते हैं, वेबर में ये मैयर होता है। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे आते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन भी बेसिकली सेम थिंग है। मैग्नेटिक इंडक्शन बी जो थी हमें वो स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बताती थी, तो हमने अभी तक जो केसेस सॉल्व किए हैं या फ्लक्स का जो फार्मूला है, इससे हम मैग्नेटिक इंडक्शन बी को एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं, और जो हम दूसरी डेफिनेशन बनाएंगे उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो बेसिकली ये और मैग्नेटिक इंडक्शन एक ही चीज़ है। एस फाई इज इक्वल्स टू बी ए, मैक्सिमम का केस लिया तो बी आपके पास हो गया फाई बाय ए। So magnetic induction B can also be defined as magnetic flux per unit area। मैग्नेटिक इंडक्शन आपको इसकी एक और जो डेफिनेशन है स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड के अलावा, वो ये है कि किसी सरफेस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स या कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो उस जगह पे स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इस चीज़ को ही हम मैग्नेटिक इंडक्शन को ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। जब आप इस
कि ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया की, किसी सरफेस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स या कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो वो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देता है। तो इसी फार्मूले से हम बना सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए। तो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन मेजर होती है टेस्ला में, फाई या मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर होता है वेबर में, और एरिया मेजर होता है मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से आप इसका ऐसा यूनिट बना लो, 1 टेस्ला शुड बी इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला या उसका ऐसा यूनिट। ये हमारा सेकंड टॉपिक कवर हो चुका है। अगर आपको इस टॉपिक को लेके कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में लिखें और आपको उसका आंसर किया जाएगा। और इस चैप्टर को भी साथ साथ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।